वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 मई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो देखो आज का टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट है मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस एमएसएमई के ऊपर है, तो दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सेकंड टॉपिक इज अबाउट मेड एंड जूलियट ऑसिलेशन, वी आर गोइंग टू कवर, ये ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ डगिंग्स। तो डगिंग्स जो है एक तरह से आप इन्वायरमेंट या स्पीसीज के बारे में बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग स्पीसीज ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज आवर फर्स्ट टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नीति आयोग का रिपोर्ट डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसी डिजाइन करने वाली बात है ना। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। द नीति आयोग, government's policy think tank, has recommended the introduction of a dedicated financing scheme to allow medium enterprises to avail loan at concessional rate। अब देखो हमारे पास जो एमएसएमई सेक्टर है, तो एमएसएमई सेक्टर में सेक्टर क्या होता है? माइक्रो सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर में सेक्टर क्या होता है? स्मॉल सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर में क्या होता है? मीडियम सेक्टर, मतलब जिसका साइज मीडियम है। फिर आ जाता है लार्ज सेक्टर। तो लार्ज सेक्टर तो अलग हो गया, लार्ज में तो बहुत सारे आ जाते हैं आपके जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है ना। फॉर एग्जांपल जिसके रिलायंस की बात कर लेते हैं हम लोग, टाटा वाटा टीसीएस वगैरह की बात कर लेते हैं हम लोग, अडानी ग्रुप की बात कर लेते हैं हम लोग। इन लोगों को बैंक्स बहुत इजीली लोन दे देती हैं, क्योंकि बैंक्स को लगता है इतनी बड़ी कंपनी है, डूबेंगी तो नहीं, है ना। दे गेट लोन्स वेरी इजीली, वेरी इजी लोन इनको मिल जाता है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम सेक्टर पे गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है कि इनको लोन मिले। देखो जब हम पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कैपिटल तो आपको चाहिए ना, है ना। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ हो जाती है वो जाती है कैपिटल। पैसा नहीं मिलने की वजह से वो अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो फिर उनको कॉस्ट कटिंग पे उतरना पड़ता है, और एमएसएमई सेक्टर ग्रो नहीं हो पाता है, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाता है, और ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके नहीं आ पाता है, और ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स बना नहीं पाता है। तो ये एमएसएमई सेक्टर के चैलेंजेस हैं। तो अभी गवर्नमेंट एक ऐसा कोशिश कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, नीति आयोग ने सजेस्ट किया है, रेकमेंड किया है कि खासकर मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए हमें एक डेडिकेटेड फाइनेंसिंग स्कीम की ज़रूरत होगी, सो दैट कि मीडियम इंटरप्राइजेस को वो फ़ायदा मिले और वो लार्ज इंटरप्राइजेस बन पाए। लार्ज बनेगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब जितना बड़ा आप काम करते हो उतना आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह कम हो जाता है। स्मॉल में भी वही चीज़ होगा, माइक्रो में भी वही चीज़ होगा। अब एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है, गवर्नमेंट आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स रीक्लासिफाई द एमएसएमई। क्लासिफिकेशन देखो, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इनको दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है, टर्नओवर के बेसिस पे भी। तो माइक्रो मतलब जिसका इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 करोड़ हो, पहले वो 1 करोड़ हुआ करता था। टर्नओवर अप टू 10 करोड़ होना चाहिए, जबकि वो पहले 5 करोड़ था। टर्नओवर मतलब एक साल में वो कितने का बिजनेस कर रहा है, फायदा नहीं, प्रॉफिट नहीं, बिजनेस। इन्वेस्टमेंट मतलब अप टू 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, दैट इज माइक्रो एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस मतलब इन्वेस्टमेंट के रूप में अप टू 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए और 25 करोड़ से कम होना चाहिए, दैट इज स्मॉल एंटरप्राइजेस। पहले वो 10 करोड़ रखा गया था, अब वो 25 करोड़ है। एंड टर्न ओवर इज अप टू 100 करोड़, पहले वो 50 करोड़ ही था। मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब अप टू इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ एंड टर्न ओवर अप टू 500। 500 मतलब किससे ज़्यादा होना चाहिए? 100 से ज़्यादा होना चाहिए, 500 से कम होना चाहिए, दैट इज मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये हो गए हमारे एमएसएमई सेक्टर्स। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इनको क्रेडिट नहीं मिलता, है ना। आपको बात करें लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल को ही आप क्रेडिट बोल सकते हो, उधार, लोन, लोन नहीं मिलता इनको, लोन बोल लो, क्रेडिट बोल लो, सारी चीज़ें क्या हैं? एक ही हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेज इन द एमएसएमई। एमएसएमई का क्या सिग्निफिकेंस है? एमएसएमई में भी मीडियम का क्या सिग्निफिकेंस है? मीडियम एंटरप्राइज कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 30% टू द कंट्री जीडीपी। कंट्री का जीडीपी का 30% मीडियम से ही आ रहा है। 60% वर्कफोर्स, 60% वर्कफोर्स मीडियम एंटरप्राइज से ही आ रहा है। माइक्रो एंटरप्राइज मेक अप 97% एंड स्मॉल एंटरप्राइज 2.7% ऑफ रजिस्टर्ड एमएसएमई। जो भी अगर हम बात करें क्रेडिट का, क्रेडिट मतलब लोन का, तो लोन मैक्सिमम कौन ले जा रहा है? माइक्रो एंटरप्राइज ले जा रही है। सारा लोन माइक्रो एंटरप्राइज को मिल रहा है, जबकि काम कौन करके दे रहा है? मीडियम एंटरप्राइज। तो मतलब एमएसएमई में भी एक भेदभाव जैसा हो गया है।
भेदभाव, माइक्रो को लोन मिल रहा है, स्मॉल को भी मिल जा रहा है, बट मीडियम को इतना इजीली लोन नहीं मिल रहा है। However, the small segment is responsible for nearly 40% of MSME export. एक्सपोर्ट के लिए स्मॉल सेक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो तीनों का अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर्स, पूरा एमएसएमई का ओवरऑल बात कर लें हम, वी टॉक अबाउट ओवरऑल, तो एमएसएमई 30% ऑफ जीडीपी है ना, यहाँ भी एमएसएमई की ही बात हो रही थी, यहाँ सिर्फ मीडियम की बात नहीं हो रही थी। ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर 30% ऑफ जीडीपी की बात करता है और 60% ऑफ वर्कफोर्स, सिर्फ मीडियम इंटरप्राइज की बात नहीं है यहाँ पे। 46% ऑफ एक्सपोर्ट और 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, ये सब एमएसएमई सेक्टर करके देता है। क्रेडिट चैलेंज क्या है? क्रेडिट गैप बहुत, जितना उनको क्रेडिट चाहिए उतना उनको नहीं मिल पाता है, तो एक तरह से क्रेडिट गैप क्रिएट हो जाता है। और नीति आयोग का रिपोर्ट बोलता है डिजाइनिंग पॉलिसी फॉर मीडियम इंटरप्राइज के लिए अलग से कि $10 बिलियन का क्रेडिट गैप है, प्राइमरली ड्यू टू स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। बैरियर्स कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चरल है एंड इंस्टीट्यूशनल है। मीडियम इंटरप्राइजेस टिपिकली रिसीव फ्यूअर प्रायोरिटी सेक्टर लोन, मीडियम इंटरप्राइजेस को कम मिलता है प्रायोरिटी सेक्टर का लोन। प्रायोरिटी सेक्टर लोन पीएसएल आप पढ़ते हो जब आपको बैंकिंग पढ़ाया जाता है। माइक्रो यूनिट्स एंड फेस बोरिंग कॉस्ट, माइक्रो यूनिट को बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, मीडियम इंटरप्राइजेस को बोरिंग कॉस्ट ज़्यादा लेना पड़ता है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे उनको लोन लेना पड़ता है। ओनली 8 ऑफ द 18 एमएसएमई गवर्नमेंट स्कीम केटर टू मीडियम इंटरप्राइज, हर एमएसएमई के पास गवर्नमेंट ने 18 स्कीम दे रखे हैं जिसमें 8 ही मीडियम इंटरप्राइज के लिए है, एंड टोटल फंड का सिर्फ 17.8% ही उनको मिल पाता है। एमएसएमई के क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो 17% ऑफ एमएसएमई सर्वेड हैज नो क्रेडिट एक्सेस। जितने एमएसएमई को सर्वे किया गया 17% को कोई लोन ही नहीं मिला कहीं से भी। सिडबी नहीं है, सिडबी है ना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करने का जिम्मेदारी किसके है? सिडबी के ऊपर है। 17% को लोन ही नहीं मिल रहा है। 8% ऑफ एमएसएमई सर्वेड यूज इनफॉर्मल क्रेडिट, है ना, बाजार से लोन लेके आना, दोस्तों से, इस टाइप से, सो दैट कि वो महीने का 2% 3% इंटरेस्ट बहुत हाई रेट पे। 12% ऑफ माइक्रो इंटरप्राइज यूज इनफॉर्मल क्रेडिट, इनफॉर्मल क्रेडिट मिल रहा है 3% इनफॉर्मल क्रेडिट, जस्ट 2% ऑफ मीडियम इंटरप्राइज यूज इनफॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, मीडियम इंटरप्राइजेस में इनफॉर्मल क्रेडिट जो है वो थोड़ा कम है। माइक्रो इंटरप्राइज फेस ग्रेटर क्रेडिट एक्सेस चैलेंज, माइक्रो में क्रेडिट एक्सेस चैलेंज जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। माइक्रो अगर कई बार उनके अगर कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो मिल जाता है, कॉन्टैक्ट्स अच्छे नहीं है तो नहीं मिलता है। नीति आयोग का रिकमेंडेशन क्या बोल रहा है? डेडिकेटेड वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्कीम, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? कोई कंपनी अगर चल रही है तो एम्प्लॉय को सैलरी देना है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, और भी बेसिक जो खर्चे हैं उसको क्या बोलो? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्कीम होना चाहिए, डेडिकेटेड वर्किंग कैपिटल। नीति आयोग है सजेस्टेड अ सेक्टर वाइज फाइनेंसिंग स्कीम बेस्ड ऑन एंटरप्राइज टर्नओवर with loan capped at 25 crore and a maximum of 5 crore per individual request। 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ मैक्सिमम लोन पर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट दे दिया जाए। मीडियम एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड टू एड्रेस अर्जेंट लिक्विडिटी नीड सच एज पेरोल, इन्वेंट्री परचेज, इक्विपमेंट रिपेयर। मीडियम एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी विद 5 करोड़ लिमिट हैज बीन प्रपोज्ड। कि अगर कई बार ऐसा होता है ना कि मीडियम कंपनी है, उसका कहीं से पेमेंट आने वाला है बट पेमेंट आया नहीं, बट उसका कुछ रिपेयर कराना है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, इन्वेंट्री खरीदना है, तो इसके लिए एक क्रेडिट कार्ड उसके पास होना चाहिए 5 करोड़ की लिमिट का। इंटरेस्ट रेट वुड अलाइन विथ मार्केट नॉर्म्स बट इंक्लूड अ ग्रेस पीरियड फॉर रीपेमेंट, रीपेमेंट के लिए ग्रेस पीरियड हो और इंटरेस्ट रेट मार्केट नॉर्म के साथ अलाइन हो। कितनी अच्छी बात बोली जा रही है। फास्टर फंड डिसवर्सल फास्टर हो, रिटेल बैंक्स के साथ फंड डिसवर्सल इनका किया जाता है। रिपोर्ट एडवोकेट्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिटेल बैंक्स फॉर क्विकर फंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द सुपरविजन ऑफ एमएसएमई। नीति आयोग का क्या रिकमेंडेशन है? ब्रॉडर स्ट्रक्चरल इश्यूज आइडेंटिफाइड अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मीडियम एंटरप्राइजेस स्ट्रगल विद सेवरल नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस। मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत सारा नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आता है। लो एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत ज़्यादा एडॉप्शन एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं कर पाती। R&D सपोर्ट उनका इनएडिक्वेट है। लैक ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक टेस्टिंग है, सेक्टर अलग अलग सेक्टर का स्पेसिफिक टेस्टिंग कम है। ट्रेनिंग प्रोग्राम और उनके पास जितना एंटरप्राइज नीड है डिजिटल एंड स्किलिंग रिफॉर्म का, वो सब कम है। टू इम्प्रूव एक्सेस टू गवर्नमेंट रिसोर्सेज, नीति आयोग रिकमेंड डेवलपिंग अ डेडिकेटेड सब पोर्टल अंडर द एग्जिस्टिंग उद्यम प्लेटफॉर्म। दिस पोर्टल वुड इंक्लूड स्कीम डिस्कवरी टूल्स, compliance support, AI ड्रिवेन नेविगेशन असिस्टेंस फॉर एंटरप्राइजेस। AI ड्रिवेन नेविगेशन असिस्टेंस होना चाहिए किसके लिए? एंटरप्राइजेस के लिए। AI ड्रिवेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवेन। नीति आयोग का रिकमेंडेशन क्या कहता है? जो भी पॉलिसीज हैं उसका एक आउटलुक बनाओ,
एक सपोर्टिव इकोसिस्टम होना चाहिए एमएसएमई सेक्टर के लिए कि वो अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक कर पाए, पैसा वैसा इन्वेस्ट कर पाए। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन इन फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन कर पाए, स्किलिंग में कर पाए, डिजिटल एक्सेस में कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर पाए, टू हार्नेस द सेगमेंट फुल कैपेबिलिटीज, enabling greater ease of doing business and removing systemic credit bottlenecks. India can position its medium enterprises as powerful driver of export growth. India एक medium enterprises को powerful driver of export growth बोल पाए, employment, self reliance in the global economy के लिए। Madden-Julian oscillations, Madden-Julian oscillations क्या है? What is Madden-Julian oscillations? Madden-Julian oscillation एक तरह का जोग्राफिकल फिनोमेना है, आप बोल सकते हो क्लाउड का फिनोमेना। क्लाउड जो होता है ना, क्लाउड, ये ट्रैवलिंग क्लाउड जैसा आप फिनोमेना मान सकते हो, है ना। और पूरा हाई प्रेशर लो प्रेशर का ये एक ट्रैवलिंग जोन है, ऐसा करके आप समझ सकते हो। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, है ना, वहाँ पे बारिश नहीं होगी, जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ पे बारिश होने लगेगी। तो ये ट्रैवलिंग क्लाउड का जोन है, और जहाँ से पास करता है वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रेनफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि अभी मुंबई में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला है। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब एयर नीचे की तरफ है, एयर नीचे की तरफ है तो बारिश नहीं होती है। लो प्रेशर मतलब फिर एयर ऊपर की तरफ है, यहाँ बारिश होने लगती है। मुंबई गॉट्स हेवी मानसून रेन 2 वीक्स अर्ली। जो उनका मानसून शेड्यूल होता है यहाँ पे मुंबई का, उससे 2 वीक पहले ही हैवी रेन वहाँ पे देखने के लिए मिला। और उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है? बहुत बड़ा रीजन है मेडन जूलियट ऑसिलेशन। साथ साथ में अगर हम मेडन जूलियट ऑसिलेशन के अलावा और भी फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये रहा आपका अरेबियन सी। अरेबियन सी के ऊपर बहुत ज़्यादा, है ना, एक तरह से लो प्रेशर बन रहा था, और वो रेनफॉल कराने में मुंबई में बहुत ज़्यादा ऐसा सक्सेसफुल हुआ। केरला से ऐसे ट्रेवल करते हुए मुंबई बहुत जल्दी मानसून इस बार पहुंच गया। मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है? Moving weather system of clouds, wind, rain, pressure that travel eastward around the tropics. It takes 30 to 60 days to complete a full loop around the globe. It was discovered in 1970s by Ronald Madden and Paul Julian. दो फेज होते हैं इसमें। Enhanced connective phase bring heavy rain, storm and clouds, और बाद में suppressed convective phase जिसमें dry और clear weather होता है। These phase move together, दोनों एक साथ ही होते हैं, है ना। When one area gets rain, another gets dry weather. एक में अगर बारिश हो रही होती है, दूसरे में ड्राई वेदर हो रहा होता है। Unlike El Nino, which lasts for month, इसका ड्यूरेशन कुछ वीक का ही होता है, फ्यू वीक्स का होता है, शॉर्ट टर्म वेदर पैटर्न है ना। ये ट्रेवल करता हुआ सिस्टम है, बहुत शॉर्ट टर्म वेदर पैटर्न के लिए आता है, 1 वीक 2 वीक। इट इन्फ्लुएंसेस मानसून, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, इसको ये क्या करता है, एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है। और ये ईस्ट वर्ड मूव करता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, इट मूव्स ईस्ट वर्ड, है ना। जो भी आप अगर इक्वेटर बनाते हो तो इधर किसकी तरफ मूव करता है? ये ईस्ट वर्ड मूव करता है, ठीक है। स्टॉर्म एंड वेट, अपवर्ड मोशन यहाँ पे, और यहाँ पे सनी एंड ड्राई, यहाँ पे क्या हो रहा है? डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। एयर का डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, यहाँ पे एयर का अपवर्ड मोशन हो रहा है। MJO and early monsoon trigger. The early arrival of the monsoon in May 2025 was largely due to very active MJO. MJO मतलब मेडन जूलियट ऑसिलेशन, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो, इक्वेटर से बहुत तेज फ्लो, वार्म मॉइस्ट एयर, लो प्रेशर सिस्टम अरेबियन सी में, ये सारी चीज़ें। और मुंबई का मई महीने में 100 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुआ। जून जुलाई में तो बारिश हो जाता है मुंबई में, बट मई में 100 साल का सबसे ज़्यादा बारिश देखने के लिए आया है। देखो ये डगयंग है ना, पिक्चर में दिख रहा है डगयंग। इसको सी काऊ बोलते हैं, सी काऊ, समुद्र में रहने वाला गाय बोलते हैं इसको, है ना। इसका May 28 सेलिब्रेट भी किया जाता है, एज अ डगयंग डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। सी काऊ हर्बीवोरस होते हैं। काऊ मतलब कैसा होगा? हर्बीवोरस मरीन मैमल है। इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, और बाद में भी पूछा जा सकता है। सिर्फ सॉल्ट वाटर में रहता है। दे लिव इन शैलो कोस्टल वाटर एंड आर मेनली फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे एंड गल्फ ऑफ कच्छ। मतलब इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, ठीक है, इधर भी मिलेगा। तो मतलब इंडिया के दोनों किनारों के साइड मिलता है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी ग्रास स्पेसीज आता है, ये सी ग्रास जो भी है, साइमोडेसिया, हल्फोलिला, थैलेसिया, हलोडुले, ये सब क्या है? सी ग्रासेज है ना। एज द ग्रेज द स्टर ऑफ सी बेड, अर्निंग द निकनेम फार्मर ऑफ द सी। जब ये खाते हैं तो सी बेड को ऐसे पूरा स्टर करते हैं। फार्मर क्या करते हैं, कई बार पूरा खेत को प्लॉ करते हैं ना, तो ये पूरा सी बेड को प्लॉ कर देते हैं ऐसे हिल हिल के। इनको क्या बोला गया है? फार्मर ऑफ द सी। आपसे ये भी फ्रेज पूछा जा सकता है।
दे कैन लिव अप टू 70 ईयर्स एंड आर यूजुअली सॉलिटरी, अकेले रहना पसंद है इनको, और या तो मदर और काफ के पेयर में दिखते हैं, बच्चा तो अपने मदर के साथ ही दिखेगा। रिप्रोडक्शन, फीमेल मैच्योर एट 19 ईयर्स and give birth every 3-5 years resulting in slow population growth of about 5% per year, है ना, हर साल इनका पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होता है, 3-5 ईयर्स में पॉपुलेशन ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। वर्ल्ड डगिंग डे, इकोलॉजी ऑफ डगिंग्स एंड देयर हैबिटेट्स, है तो ये सब सी ग्रासेस जो होते हैं सी बेड में जाके ये मस्त वो सी ग्रासेस खाते रहते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट, कंजर्वेशन कंसर्न, इंडियाज डगिंग पॉपुलेशन हैज ड्रॉप टू एन एस्टिमेटेड 200। डगिंग पॉपुलेशन इंडिया का काफी ड्रॉप कर गया है। IUCN स्टेटस ग्लोबली वल्नरेबल है, जबकि रीजनली इंडिया में इंडेंजर्ड बोला गया है ना। IUCN स्टेटस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ ग्लोबली एंड रीजनली। लीगल प्रोटेक्शन के लिए इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में डाला गया है। ग्लोबल अग्रीमेंट्स, इंडिया ज्वाइंड द कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज इन 1983 एंड साइंड द डगिंग कंजर्वेशन MOU इन 2008। डगियंग रिजर्व कहाँ है? 2022 में एक फर्स्ट डगियंग कंजर्वेशन रिजर्व पाक बे, तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु के एरिया में पाक बे में डगियंग रिजर्व बनाया गया। तो ये चीज, ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिनको भी नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देना है प्लीज बी वेरी केयरफुल विद दीज डेटा दैट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सजेशन क्या है? अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अंडमान निकोबार और आसपास के जगहों में फिशिंग कम्युनिटीज को अवेयर करना जरूरी है to shift to other source of food rather than hunt dugging for meat if they want their future generation to see dugging। फिशिंग कम्युनिटी कई बार आगे निकल जाती है, उनको भूख लगता है, डगिंग का ही शिकार कर लेती है। नेक्स्ट स्टेप इज डगिंग कंजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड सी ग्रास इकोसिस्टम। अल्टीमेटली इफ देयर इज नो सी ग्रास डगिंग विल पेरिश। सी ग्रास को भी कंजर्व करना है, अदरवाइज जब घास ही नहीं रहेगा तो फिर गाय कहाँ से रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।